नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सितंबर 2023 की करंट अफेयर को पढ़ेंगे। करंट अफेयर के प्रश्नों को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है, ये इसकी व्याख्या है। ये दूसरा प्रश्न है, ये इसकी व्याख्या है। तो हर प्रश्न को हम डिटेल में पढ़ेंगे, व्याख्या के साथ पढ़ेंगे। प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न यहाँ से ज़रूर मिलेगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे 53वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वहीदा रहमान। आइए देख लेते हैं इसकी डिटेल। हाल ही में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री वहीदा रहमान को 53वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीदा रहमान को वर्ष 2021 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 85 वर्षीय वहीदा रहमान ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म रोजुलु मयारी से वर्ष 1955 में की थी। इन्हें वर्ष 1971 में रेशमा और शेरा फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1972 में पद्मश्री और वर्ष 2011 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इससे पहले यह पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को मिला था। गौरतलब है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को भारतीय फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1969 में हुई थी। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। इस पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल पदक, एक शॉल और 10 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा भारतीय फिल्म जगत में दादा साहेब फाल्के के योगदान की याद में यह सम्मान दिया जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, वहीदा रहमान को दिया गया है 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। आइए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा जिले की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। यह विशाल प्रतिमा नर्मदा नदी के किनारे सुरम्या मांधाता पहाड़ी के ऊपर उपस्थित है। शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का नाम है एकात्मकता की प्रतिमा, अर्थात इसे स्टैच्यू ऑफ वननेस भी कहा गया है। आदि शंकराचार्य की यह प्रतिमा बाल रूप में है। यह प्रतिमा आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास और मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के मार्गदर्शन में तैयार की गई है। इस प्रतिमा की लागत है 2100 करोड़ रुपए और यह अष्ट धातु से बनी है। इसके साथ ही अद्वैत लोक के नाम से एक संग्रहालय स्थापित किया गया है और आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान भी बनाया गया है। आइए जान लेते हैं आदि शंकराचार्य के बारे में। आदि शंकराचार्य का जन्म 8वीं सदी में केरल में हुआ था। शंकराचार्य को जगत गुरु के रूप में मान्यता प्राप्त है और उन्होंने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया था। उन्होंने श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ और ज्योतिर्मठ की स्थापना भी की थी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, स्टैच्यू ऑफ वननेस स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संविधान सदन। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। भारत के नए संसद भवन में संसद की कार्यवाही शुरू हो गई है। इसके साथ ही पुराने संसद भवन का नाम बदल दिया गया है। पुराने संसद भवन का नया नाम है संविधान सदन, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन हाउस। इस नए नाम का मकसद इसके सम्मान, महत्व और गरिमा को प्रदर्शित करना है। पुराने संसद भवन को ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने डिज़ाइन किया था। इसकी आधारशिला वर्ष 1921 में रखी गई थी। यह वर्ष 1927 में बनकर तैयार हुआ और 18 जनवरी 1927 को इसका उद्घाटन किया गया था। यह 164 स्तंभों वाली इमारत है। जनवरी 1927 से 15 अगस्त 1947 तक इसमें एम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल स्थित थी। स्वतंत्रता के पश्चात संविधान को अपनाने के बाद इसने भारत की संसद के रूप में कार्य किया, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा शामिल थी। लगभग 100 साल तक इसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में कार्य किया। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, संविधान सदन नाम रखा गया है भारत के पुराने संसद भवन का। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, इस साल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत ने।
10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा को आगामी G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता सौंपते हुए सम्मेलन के समापन की घोषणा की। उन्होंने सम्मेलन का समापन करते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी दिया। G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता की जाएगी ब्राज़ील के द्वारा। आपको ये भी बता दें, भारत की G20 की अध्यक्षता आधिकारिक रूप से 30 नवंबर तक थी। ब्राज़ील आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर को इस समूह की अध्यक्षता संभालेगा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 9 से 10 सितंबर तक आयोजित किया गया है और भारतीय अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन की थीम थी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत ने पिछले साल बाली शिखर सम्मेलन के दौरान इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की थी। इस वर्ष G20 ट्रोइका में पिछला अध्यक्ष इंडोनेशिया, वर्तमान अध्यक्ष भारत और अगले वर्ष का अध्यक्ष ब्राज़ील शामिल थे। G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 समूह की स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत ने अध्यक्षता की है G20 शिखर सम्मेलन 2023 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए एक समिति का गठन किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। हाल ही में भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया। इसमें कुल 8 सदस्य होंगे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आज़ाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह और अन्य समिति के सदस्यों के रूप में शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित रहेंगे। यह समिति लोकसभा, विधानसभा, नगर निकायों व पंचायत चुनावों को एक साथ करने की संभावनाओं का पता लगाएगी और सुझाव देगी। बता दें, देश में 1951-52 से 1967 तक विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते रहे हैं। भारतीय चुनाव आयोग की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में की गई थी। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है। भारतीय संविधान का भाग 15, जिसमें अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है, चुनावों से संबंधित है और वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं श्री राजीव कुमार। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, रामनाथ कोविंद, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव की समिति के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शांति निकेतन। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। हाल ही में शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। इसकी घोषणा सऊदी अरब के रियाद में आयोजित 45वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक में की गई है। इसके साथ ही शांति निकेतन भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। शांति निकेतन वह प्रसिद्ध स्थान है जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय का निर्माण किया था। शांति निकेतन में स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है। 1951 में संसद के एक अधिनियम द्वारा इसे एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। शांति निकेतन यूनेस्को की सूची में जगह बनाने वाला पश्चिम बंगाल का दूसरा सांस्कृतिक प्रतीक है, जबकि पहला प्रतीक कोलकाता की दुर्गा पूजा है, जिसे यूनेस्को ने वर्ष 1921 में मानवता की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया था। कुछ महीने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार निकाय इकोमोस ने शांति निकेतन को यूनेस्को की सूची में शामिल करने की सिफारिश की थी। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में होयसल मंदिर को भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। बताइए यह किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्नाटक। देख लेते हैं इसकी डिटेल। हाल ही में कर्नाटक के होयसल मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसके साथ ही यह भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। यह घोषणा विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को द्वारा की गई।
विश्व धरोहर समिति का यह सत्र सऊदी अरब के रियाद में 25 सितंबर तक आयोजित किया गया है। होयसल के पवित्र समूह में कर्नाटक के बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा के होयसल मंदिर शामिल हैं। आपको ये भी बता दें, होयसल राजाओं ने यह मंदिर 12वीं-13वीं शताब्दी में स्थापित किए थे। होयसल मंदिर हैं जो ये शिव और विष्णु को समर्पित हैं। यह बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा में स्थित हैं। 3 होयसल मंदिर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तहत संरक्षित स्मारक हैं और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ही इनका संरक्षण करता है, रखरखाव करता है। और हाल ही में शांति निकेतन को भी भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। शांति निकेतन कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, कर्नाटक में स्थित है होयसल मंदिर, जिनको भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यानी कि THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई। यह इस रैंकिंग का 20वां संस्करण है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लगातार 8वें वर्ष शीर्ष पर रहा है। वहीं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तीसरे स्थान पर और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चौथे स्थान पर है। अमेरिका कुल 169 संस्थान और शीर्ष 200 में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करने वाला देश है। 4 देश पहली बार रैंकिंग में शामिल हुए हैं जो कि यूरोपीय देश हैं। वहीं 91 संस्थानों के साथ भारत अब चीन को पीछे छोड़कर चौथा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करने वाला देश बन गया है। हालांकि कोई भी भारतीय संस्थान शीर्ष देशों में शामिल नहीं है। देश का शीर्ष रैंक वाला संस्थान है भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु, जो 201 से 250 ब्रैकेट में शामिल किया गया है। आपको ये भी बता दें, ऐसी पहली रैंकिंग वर्ष 2004 में जारी की गई थी। तब इसमें 29 क्षेत्रों में केवल 200 संस्थान शामिल हुए थे। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार श्रेणी के तहत कितने पुरस्कारों की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 56। हाल ही में केंद्र सरकार ने वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार श्रेणी के तहत 56 पुरस्कारों की घोषणा की है। इसमें 3 विज्ञान रत्न, 25 विज्ञान श्री, 25 युवा विज्ञान शांति स्वरूप भटनागर और 3 विज्ञान टीम पुरस्कार शामिल हैं। इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर की जाएगी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। यह पुरस्कार वर्ष 2024 में 23 अगस्त को दिए जाएंगे। 23 अगस्त को मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। क्योंकि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी, इसलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया। पद्म पुरस्कारों के समान इन पुरस्कारों में कोई नगद घटक शामिल नहीं है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पहली बार वर्ष 1999 में मनाया गया था, 11 मई को। इस दिवस का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। और ये दिन क्यों मनाया जाता है 11 मई को? क्योंकि 11 मई 1998 में पोखरण में परमाणु बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। आपको ये भी बता दें, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। प्लीज़ आप इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। प्रश्न पूछा गया आपसे, हाल ही में किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा। प्लीज़ इस प्रश्न का सही जवाब जरूर बताना। वीडियो कैसी लगी है ये भी बताना। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।